नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 25 क्वेश्चनों के साथ, जो कि भारतीय संविधान एवं मूल विधि के होंगे। दोस्तों आज ये इसकी दूसरी क्लास होगी, ठीक है। जो हमारा टॉप 25 की सीरीज चल रही है उसका आज ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन के, जो होंगे भारतीय संविधान एवं मूल विधि के, ठीक है दोस्तों। जो कि आपके यूपीएसआई या फिर पीसीएस या फिर एसएससी के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताओ दोस्तों, क्या होगा। आप लोगों के पास प्रत्येक क्वेश्चन बताने के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो फटाफट बताइए दोस्तों, जो संविधान सभा में कितने टोटल सदस्य थे, ये आपसे पूछ रखा है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि भारत का जो संविधान है, संविधान सभा को जो प्रारूपित किया गया था, तो उसमें जो टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां कितनी थी? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि संविधान सभा में टोटल समितियां कितनी थी। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 15। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो संविधान सभा में समितियां की संख्या जो थी, टोटल कितनी थी समितियां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। इस संविधान सभा में जो कि संविधान तैयार करने के लिए टोटल समितियां जो कि 13 बनाई गई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन गलत है, इसका राइट आंसर जानेंगे। तो स्टेटमेंट ए में है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। ऑप्शन बी है, यानी कि स्टेटमेंट बी जो हमारा है, एक बार संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो क्या ऑप्शन ए यानी कि केवल ए स्टेटमेंट सही है, या फिर स्टेटमेंट केवल बी सही है, या फिर ए और बी दोनों सही है, या फिर ना तो ए और ना ही बी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था, ठीक है। और इसे जब संविधान सभा जो कि अस्तित्व में आ गया था, तो संविधान सभा को भंग कर दी जाती है, ठीक है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक जो कि संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, तो अब जो कि वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो ऑप्शन ए है राज्यसभा कक्ष, ऑप्शन बी है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन सी है पुस्तकालय भवन, या फिर ऑप्शन डी है लोकसभा कक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा में जो पहली बैठक हुई थी, उसके जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इसे अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 29 जनवरी 1952। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िएगा दोस्तों, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करके हमको एग्जाम में आना है। तो आपको यहीं से प्रैक्टिस रखना है कि ताकि आपके एग्जाम टाइम में गलतियां ना हो। ये आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखना, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, जो कि संविधान सभा का अंतिम सत्र। साथ ही साथ आप लोग ये भी ध्यान देना कि उसी दिन जो कि संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, और 26 जनवरी 1950 को जो कि
क्या हो गया था, तो संविधान लागू हो गया था पूरे भारत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके द्वारा पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन बी है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी है निदेशक सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामों में, जो कि यूपीएसआई है या फिर पीसीएस लेवल का हो गया, तो ये सब एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने को। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम आप फिर से वीडियो नहीं देख सकते, तो आप लोग जो नोट्स बनाए रहेंगे उसमें से अच्छे से जल्दी से रिवीजन हो सकेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1919 द्वारा जो कि केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, ऊपरी सदन जो रहता था वो राज्य परिषद जो कि कहलाता था, जो कि उसका वर्ष कितना रहता, तो 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता था, और निचला सदन जो होता था यानी कि केंद्रीय विधानसभा जो कि 3 वर्षों के लिए होता था। और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया के नाम से, ऑप्शन बी है केवल भारत के नाम से, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया के नाम से, ऑप्शन डी है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया के नाम से। तो फटाफट बताएं दोस्तों कि संविधान में हमारे जो राष्ट्र का उल्लेख जो कि किन नाम से किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन कि किस नाम से हमारे भारत को उल्लेख किया गया है, हमारे राष्ट्र को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत तथा इंडिया। दोस्तों संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो कि 2 नामों से किया गया है, यानी कि भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख, तो याद रखना आर्टिकल जो कि है 1 में इसका उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है इंडियन डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो कौन करता है, मौलिक अधिकार करता है, या फिर संविधान की प्रस्तावना करता है, या फिर 9वीं अनुसूची करती है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को जो कि फटाफट आंसर बताते जाइए, जो कि क्योंकि मुझे टॉप 25 क्वेश्चन को जो कि 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करने का जो कि हमारा लक्ष्य रहता है, तो उस लक्ष्य को हम लोग नहीं वो करेंगे दोस्तों, लक्ष्य हमें प्राप्त करके रहना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों याद रखना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कहाँ किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन ए है बंधुत्व, ऑप्शन बी है संप्रभु, ऑप्शन सी है समानता, ऑप्शन डी है अखंडता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अखंडता। दोस्तों 1975 में जो कि अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि अखंडता शब्द को जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। 1952 में, 1966 में, 1950 में, 1976 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। अभी अगर आप लोगों ने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कर पाएंगे। तो फटाफट बताइए दोस्तों क्या होगा। तो चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1976 में। दोस्तों संविधान की जो कि प्रस्तावना में 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो कि समाजवादी, कौन कौन से शब्द याद रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता जो कि संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए दोस्तों किस रूप में घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग जो प्रस्तावना हमारी है उसको अच्छी तरह से प्रस्तावना याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से प्रस्तावना से बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी कि एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र राज्य प्रस्तावना में भारत को रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जो कि जनता के पास है, या फिर भारत में संसदीय शासन है, या फिर भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है भारत राज्यों का संघ है। तो फटाफट बताइए दोस्तों, जो भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि गणतंत्र का आशय यह होता है दोस्तों कि राष्ट्र का जो प्रधान होता है वो निर्वाचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या वंशानुगत नहीं होता है, इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष का शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। भारत में अनेक धर्म है, या फिर भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या फिर धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ रखा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारत का राज्य जो है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो अभी आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो संविधान की जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर पहले जानते हैं क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि लोक कल्याण की बात उद्देशिका में नहीं कही गई है। बाकी ऑप्शन ए यानी कि समाजवादी, या फिर पंचनिरपेक्ष, या फिर प्रभुत्व संपन्न, कि इसके बारे में संविधान की उद्देशिका में जिक्र किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है विश्वास की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, और परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आप लोगों को प्रस्तावना जो कि मुजबानी यानी कि ऐसे बिना देखे आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी है उद्देशिका, ऑप्शन डी है संविधान उपचारों का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मुझे पता है कि आप लोग बहुत गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन में बहुत कंफ्यूजन होगा कि ऑप्शन सी होगा सही या फिर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहीं पे। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लेता कि अंबेडकर जी के द्वारा, यानी कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना कहलाएगा। लेकिन अगर पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन कहलाएगा, तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ रहा है और आप लोग गलत भी करके आते हैं, तो आज अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आगे गलती ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है? तो किस मतलब कि वाद में ऐसा कहा गया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है ये वाद। कौन सा वाद हुआ था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों ये जो वाद हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके? आर्टिकल 7, आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 5 या फिर आर्टिकल 3? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूं दोस्तों कि कौन से आर्टिकल में संसद को यह अधिकार देता है कि नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्टिकल 3। दोस्तों भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 के में जो कि संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकें। दोस्तों इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि जो नए राज्य या फिर वर्तमान इलाकों में सीमाओं का जो कि परिवर्तन होता है, तो इसमें जो संशोधन किया जाता है, तो याद रखना यह एक साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, संसद जो कि साधारण बहुमत से इसका निर्माण करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो सकती है? तो किससे रद्द किया जा सकता है नागरिकता? ऑप्शन ए है त्याग द्वारा, ऑप्शन बी है समाप्ति, ऑप्शन सी है वंचन, ऑप्शन डी है देशीकरण। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि देशीकरण द्वारा। दोस्तों याद रखना भारतीय संविधान के भाग 2 और आर्टिकल 5 से 11 तक है जो ये नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है, और भारत में जो कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, और भारत में नागरिकता की जो कि समाप्ति किस किस आधार पर किया जा सकता है? तो नागरिकता का परित्याग करने पर, समाप्ति व वंचित किए जाने पर समाप्त हो सकता है, और देशीकरण द्वारा या फिर नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ए में है, नागरिक के संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई गई हो। ऑप्शन बी यानी कि स्टेटमेंट बी जो है, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा किया हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि अगर इन कृत्यों पर नागरिकता रद्द किया जा सकता है, यानी कि नागरिक ने अगर संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो तो नागरिकता रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से दुश्मनों का साथ संपर्क साझा किया हो तब भी उसकी नागरिकता रद्द किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौलिक अधिकार ... है, तो क्या है? तो मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो चलते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए है, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला ये क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं राइट आंसर आपको बताने वाला हूँ। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। लेकिन इसमें अपवाद भी है, आप लोग याद रखना दोस्तों। अपवाद क्या है कि आपातकाल की स्थिति में भी कुछ आर्टिकल ऐसे भी हैं जो कि निलंबित नहीं किए जा सकते। कौन कौन से आर्टिकल? तो आर्टिकल 20 और 21 जो हमारा आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, इनको जो कि निलंबित नहीं किए जा सकते। यानी कि आपातकालीन के दौरान भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किए जा सकते। तो याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 112 से 115 तक में। ऑप्शन नंबर बी है आर्टिकल 12 से 35 तक में। ऑप्शन सी है आर्टिकल 222 से 235 तक में। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो किस आर्टिकल में है दोस्तों, किस आर्टिकल के बीच में है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। यानी कि भारत के संविधान के भाग 3, भाग भी दोस्तों याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में देखा जाए तो कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? तो किसका है? ऑप्शन ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताए दोस्तों, क्या होगा? सामाजिक विभेद उन्मूलन करना। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि समानता का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में जो कि 14 से लेकर 18 तक में समानता के बारे में उपबंध किए गए हैं और समानता के मौलिक अधिकार का लक्ष्य जो कि सामाजिक विभेद उन्मूलन करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या फिर अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अनुच्छेद 24। दोस्तों संविधान के जो कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, बालक को किसी भी कारखाने या फिर काम में करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, या किसी अन्य जो जहाँ पे संकट भरा कार्य होता है वहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आर्टिकल 24 में है। और इसी के साथ दोस्तों ऑप्शन ए में जो आर्टिकल 17 है ये किसके संबंधित है? तो ये है अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, 18 में क्या है? तो उपाधियों का अंत है। और जो 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में क्या है? तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अभी इसके पहले जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है। अगर आप लोगों को याद है तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताए दोस्तों, और साथ ही साथ क्लास की भी हम लोग समाप्ति करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में 25 क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी ये सीरीज जो चल रही है दोस्तों टॉप 25 की सीरीज है। ठीक है, और ये आज दूसरा इसका वीडियो है। इसका मैंने पहला वीडियो जो कि आपके प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, प्ले लिस्ट में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। 19 में क्या है? तो 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार है। और 21 में क्या है? तो 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो में कोई भी प्रकार का अगर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।